हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और मैं आज आपके सामने आया हूं तो पक्की बात है फिर कोई नई चीज लेकर आया हूंगा। और आज की जो नई चीज होने वाली है वो इतनी ज्यादा नई है कि अभी अभी आई है, बस है ना। इतनी ताजा खबर है कि बस इस ताजा खबर को सुन के आपके क्या हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि ये जो न्यूज आपके सामने आने वाली है ये किससे रिलेटेड है? आपके टर्म 2 प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। किससे? टर्म 2 प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। आपके लिए सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव मतलब 2 से तो चालू होंगे, लेकिन स्कूल पर डिपेंड करेगा कि उनको अपना कब प्रैक्टिकल एग्जाम रखना है। इसका पूरा गणित क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किस लेवल तक नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस लेवल तक करना चाहिए, चीजें ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस लाइव में। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो चीज होती है ना, इसको लेके दिमाग में, जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती थी, मुझे समझ नहीं आता था। समझ में आती थी सिर्फ एक चीज की फर्रे बना लूं। क्या बना लूं? फर्रे बना लूं, चिट बना लूं, चिट जेब में रख लूं और बस उसी से एग्जाम निकाल लूं। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया और जब मैंने देखा एग्जाम देते हुए लोगों को, तो मुझे समझ में आया कि यार इतनी डरने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। क्या है इसके पीछे? एक ट्रिक है। अगर आप वो ट्रिक पकड़ लो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी खराब नहीं जाने वाला है। आई मेरी बात समझ में? तो वही सारी चीजों का मैं अमालगमेशन लेकर आपके सामने आ गया हूं। सर अमालगमेशन क्या होता है? सर अमालगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर। इन सारी चीजों को, जो जो चीजें मैंने सीखी, जो जो डर मैंने अपने दूर किए, जो जो डर मैंने अपने दोस्तों के दूर होते हुए देखे, वो सारी चीजों का मैं मिक्सचर आपके सामने लेकर आ गया हूं। इस वीडियो को लगातार आप देखते चलिए आखिरी तक, सब कुछ आपको एक के बाद एक क्लियर हो जाएगा। सारा डर मैं आपके अंदर से निकाल दूंगा। किससे रिलेटेड? प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। देखिए वैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, ऐसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं तो देखा जाए तो मैं आपको जो भी बताऊंगा वो फिजिक्स से रिलेटेड ही बताऊंगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप किस पे अप्लाई कर दो, अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे, यानी केमिस्ट्री पे अप्लाई कर दो, बायो में अप्लाई कर दो, जिस पे अप्लाई करना है उस पे अप्लाई कर दो। यही सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। धांसू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द टर्म 2 प्रैक्टिकल एग्जाम बाय नन अदर देन सत्यम सर। ठीक है, आपके अपने पोएटिक गुरुजी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई का आया था उसकी मैंने यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसको इतना ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने ये मेहनत आपकी कम कर दी है। और इस मेहनत को कम करके मैंने 3 लाइन में, क्या बोलूंगा, 3 स्टेप में इस 3 स्क्रीनशॉट को समराइज कर दिया है। ठीक है ना। तो आइए जरा बढ़ते हैं उसकी तरफ। इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेहनत मत करिए, मेहनत है ना हम करने के लिए, है ना आपके लिए। आइए, तो शॉर्ट कर दिया मैंने उसको। क्या शॉर्ट किया कि यहां पर जो सीबीएसई ने क्या किया भैया, एक सर्कुलर आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो सर्कुलर क्यों आया है भैया? किसके लिए आया है? 10th और 12th क्लास के लिए आया। ठीक है, 10th एंड 12th क्लास के लिए आया। किस लिए आया है? फॉर प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट्स। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और इंटरनल असेसमेंट क्या है? बेसिकली ये क्या है, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं ना, एक्टिविटीज दिया जाती है, जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है वो है। आई बात समझ में? तो जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिए गए हैं और जो आपको क्या बोलते हैं एक्टिविटीज दी गई है, उसी से आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ओपन कैटेगरीज के लिए भी बात की गई है, रेगुलर कैटेगरीज के लिए भी बात की है, ओपन की बात की गई है। ओपन वालों के लिए ये सारी चीजें नहीं है, सिर्फ रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए सारी बातें आपको बता रहा हूं, है ना। और मैं आशा करता हूं आप सब क्या है, रेगुलर कैंडिडेट ही होंगे। चलिए, तो भैया यहां बोला गया है, सीबीएसई ने बोला है कि फ्रॉम 2 मार्च ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी 6-7 दिन बाद जो 2 मार्च आने वाला है 2022 का, वहां से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे। और कहां तक चलेंगे? 10 days बिफोर द लास्ट बोर्ड एग्जाम्स। मतलब सर इतना टाइम है कि 2 मार्च से चालू हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और वो कब तक चलेंगे? जब तक आपके बोर्ड का लास्ट एग्जाम आएगा उसके 10 दिन पहले तक। मतलब ये बोला गया है कि अगर 26 अप्रैल से, मैं पूछना चाहूंगा कि ये दिख रहा है क्या इस बोर्ड पर? शुभम भैया से मैं पूछ लूं जरा एक बार कि ये बोर्ड पर सही दिख रहा है क्या? चलिए, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो अगर आपको बोला गया है कि 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, मान लीजिए, है ना, एग्जाम स्टार्ट होंगे, एग्जाम स्टार्ट्स, है ना। अब ये 26 अप्रैल से आपके एग्जाम तो स्टार्ट हो गए। मान लेता हूं मैं कि 26 अप्रैल से ये 20 मई तक चले, 20 मई तक चले, है ना। एग्जाम, लास्ट एग्जाम लिख देता हूं। क्या है भाई? ये लास्ट एग्जाम है। ओफो मिटते क्यों नहीं हो बेचा? ठीक है, ये क्या है आपका लास्ट एग्जाम है। और बोला क्या गया है भैया सर्कुलर में कि 10 दिन पहले तक, मतलब लास्ट एग्जाम जो होगा आपके बोर्ड का उसके 10 दिन पहले तक आप क्या करा सकते हो, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट
करा सकते हो। मतलब अगर 20th, ये मान लो, बोल रहा हूं मैं, मान लो ऐसा बोला है कि 26 अप्रैल से अगर एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो मैंने मान लिया कि स्कूल्स में लगभग 20 मई तक, 25 मई तक एग्जाम क्या हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाओगे कि भैया लास्ट प्रैक्टिकल आप कब तक ले सकते हो, 10 दिन पहले तक, जो लास्ट बोर्ड एग्जाम है उसके 10 दिन पहले तक, तो मान लो 10th मई तक आप प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हो, है ना। लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना, लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम आप कहां तक ले सकते हो भाई, कहां तक ले सकते हो आप, 10th मई तक ले सकते हो। लेकिन ये होना फीजिबल है? ऐसा कोई भी स्कूल करेगा कि भैया एग्जाम भी चल रहे हैं बोर्ड के और बीच में प्रैक्टिकल भी चल रहा है? ऐसा करना फीजिबल नहीं है। बहुत सारे जो भी स्कूल होंगे, मेरी समझ से, और ऐसा होगा ही, ऐसा होना ही है कि बहुत सारे स्कूल, लगभग सारे ही स्कूल आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो पहले ही खत्म करा देंगे। मतलब 12 से 15 दिन पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाएंगे, किसके, बोर्ड एग्जाम्स के पहले। मतलब मान लीजिए कि अगर 26 अप्रैल है तो 26 अप्रैल के 12-15 दिन पहले क्या हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम रैप अप कर दिए जाएंगे। मतलब मान लो कि 12 से 15 अप्रैल तक रैप अप कर दिए जाएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, कौन सा एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम रैप अप कर दिए जाएंगे 12 से 15 अप्रैल तक। अच्छा सर, जो 2 मार्च दी गई है डेट, क्या 2 मार्च से स्टार्ट भी हो जाएंगे क्या प्रैक्टिकल हर स्कूल में? ना 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 ना, डिपेंड करता है भाई, सबकी अपनी अपनी फीजिबिलिटी रहेगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, अभी मैं आपको बताऊंगा, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो डेट का डिस्कशन है, डेट की जो फिक्सिंग होगी, है ना, कि कब कौन से एग्जाम, कब कौन से डेट पे कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, ये स्कूल डिसाइड करेगा। किससे मिलकर? एक एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ मिलकर। इंटरनल जो होंगे आपके और जो एक्सटर्नल होगा वो मिलकर डिसाइड करेगा। ये एक्सटर्नल आपको कौन देगा? सीबीएसई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, टर्म 1 में ये हुआ नहीं है, अभी इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि फ्रॉम 2 मार्च एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो ही जाए, स्टार्ट हो सकते हैं, हो सकता है अभी सिलेबस ही ना हुआ हो टर्म 2 का भाई, है ना, पहले उस पर फोकस करें स्कूल्स, ठीक है। तो एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि मिड मार्च से लेके, दूसरे कलर से लिख देता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि मिड मार्च से लेके, फ्रॉम मिड मार्च टू मिड अप्रैल, फ्रॉम मिड मार्च टू मिड अप्रैल, आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे पूरे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, खत्म। मुझे ऐसा लगता है फिर आपको बोल दिया जाएगा भैया अब आप तैयारी करो अपने टर्म 2 की, और आप जी जान लगा के क्या करोगे, अपने टर्म 2 की तैयारी करोगे। तो ये एक फुल प्रूफ प्लान हो सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का। 2 मार्च एक डेट दे दी गई है ताकि स्कूल्स तैयार हो जाए प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। सीबीएसई को भी देना पड़ता है ना भाई, पहले से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई तैयार हो जाओ और अपने क्या कुर्सी की पेटी बांध लो कि आपको अब प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। तो 2 मार्च बोला है, तो 2 मार्च से होते होते वो 10 मार्च 11 मार्च से स्टार्ट होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 26 अप्रैल से 10-15 दिन पहले, यानी कि 12-15 अप्रैल तक क्या हो जाने चाहिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो 10 दिन बिफोर लास्ट बोर्ड एग्जाम्स तक चलते रहे, ऐसा करना सही नहीं होगा। बच्चों के प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा अंदर पड़ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। हो गई अब जो 2 साल तक आप जो क्या बोलते हैं उसको अय्याशी करते रहे कि भैया स्कूल नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, घर पर बैठे रहना है, ऐसा नहीं, अब नहीं होगा। अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, है ना, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो डाकू पकड़ गया, अब तो करना पड़ेगा भाई। तो बस हम तैयार है ना, हम बस थोड़ा आराम करने लगे थे, थोड़ा सा आलसी हो गए थे 2 साल के लिए, लेकिन भाई इंसान तो हम है। अगर इंसान एक बार चलना सीख ले और 2 साल तक नहीं चले तो भाई चलना भूल थोड़ी ना जाएगा, अभी भी चलना, थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन चलेंगे, अभी भी सारी चीजें हमको पता है। बस हमको एक प्रिपरेशन पता चल जाए, हमको एक गाइडेंस मिल जाए, अगर वो गाइडेंस हमको मिल जाएगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम में हम फोड़ देंगे, हमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मैंने अपने दिल की आपके सामने रख दी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसा ही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई एक काम की बात, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जो डेट का डिस्कशन होने वाला है, एक्चुअल में ये आपके स्कूल के जो इंटरनल्स है, प्रिंसिपल है, साथ ही साथ जो सीबीएसई है, इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात, जो सीबीएसई है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट करेगा।
क्या करेगा, एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट करेगा, जो आपके स्कूल के इंटरनल्स और प्रिंसिपल के साथ मिलकर क्या करेगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट डिसाइड करेगा। हर स्कूल की अलग अलग, स्कूल की अलग अलग, ठीक है ना। ये डेट्स डिसाइड होने के बाद इन डेट्स पर क्या होंगे भाई, प्रैक्टिकल्स होंगे। हो सकता है टर्म 1 एग्जाम में आपको अभी एक्सटर्नल एग्जामिनर की कोई बात नहीं की गई थी, तो सब कुछ ऐशो आराम में निकल गया, लेकिन इस बार आपको अपने क्या बोले, जूते की लेस बांधनी पड़ेगी टाइट। लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, जूते की लेस टाइट बांधनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बाहर से भी कोई आ रहा है ना। जब भी कोई चीज बाहर से आती है ना, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। आपको नहीं पता ना कि बाहर से आने वाला जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो कैसा होने वाला है। ये कौन अपॉइंट करेगा, ये सीबीएसई अपॉइंट करेगा। भाई आपको नहीं पता कि ये कैसा इंसान होने वाला है, ये बहुत गुस्से वाला तो नहीं है। जैसे हमारे टाइम में भी क्या हुआ करता था कि दूसरे स्कूल से कोई एग्जामिनर आता था, है ना। हम जब स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में जो वाइवा लेने आता था, प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने आता था, वो जो होता था इंसान, वो दूसरे किसी स्कूल से आया करता था। तो जो मेरे टाइम में हुआ था, मेरे टाइम में बहुत खड़ूस इंसान आ गया था, ऐसा लगा था कि घर से लड़के आया भाई अपने, वो किसी से, इतना ज्यादा गुस्से में था, है ना। उसको बूंदी के लड्डू दे दिए तो बोले रे क्या बूंदी के लड्डू दे रहे हो, बेसन के लड्डू खिलाओ, इस टाइप से। जो गुस्से वाले होते हैं ना, जो एकदम बिल्कुल मुंह सड़ाए रहते हैं, उस टाइप का था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो, एक्सटर्नल चीजें कैसे हो सकती है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है हमारी खुद की प्रिपरेशन। और उसको आप जितना अच्छा कर लोगे ना, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अच्छे मार्क्स लाने की। ये सारे मार्क्स मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल के जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं सारे फ्री के मार्क्स होते हैं, ये सारे फ्री के मार्क्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान है इन मार्क्स को खींचना, बस दिमाग होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे ये सारी चीजें करना है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए, सब कुछ एक नंबर समझ में आपको आएगा। चलिए, तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात कि एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जा रहा है सीबीएसई से, जो आएगा, जो डिसाइड भी करेगा कि डेट्स क्या क्या होने वाली है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की। ठीक है भाई, ओके, कोई बात नहीं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब टर्म 2 सिलेबस की बात करते हैं। मैं बेसिकली फिजिक्स की बात कर रहा हूं यार, है ना, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं कि जो टर्म 2 सिलेबस है उसमें जो थ्योरी है आपका टर्म 2 के लिए, वो 35 मार्क्स का होने वाला है। कितना टाइम लेगा, 2 घंटा लेगा एग्जाम। ठीक है, कर देंगे, उसकी प्रिपरेशन तो करा ही रहा है ना। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप निश्चिंत हो जाओ। क्या हो जाओ, निश्चिंत। क्या हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। क्यों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लगा हुआ है इसकी प्रिपरेशन कराने के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स लगातार इसकी प्रिपरेशन कराने के लिए आपको वीडियोस दे रहा है। सब कुछ हो चुका है। वेव ऑप्टिक्स के आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन दे दी गया है, डेरिवेशन दे दी गया है, कंसेप्चुअल वीडियोस दे दी गया है, रे ऑप्टिक्स का 1 शॉट दे दिया, वेव ऑप्टिक्स का 1 शॉट दे दिया, रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी सोल्यूशंस दे दिया। बस फटाफट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सेम टेस्ट पेपर भी आपके सामने आ रहा है, 11th के भी आ रहे हैं, सब कुछ आपके सामने आता जाएगा, बस पढ़ते जाओ। तो आप इसके लिए तो निश्चिंत हो जाओ कि ये जो 2 घंटे में आपको 35 मार्क्स लाने हैं, ये आपको मैग्नेट ब्रेन्स लाकर दे देगा। बस हमारी बात सुनते चलो। देखिए, क्योंकि बात प्रैक्टिकल एग्जाम की है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डर रहता है लोगों के मन में, किरण वाला डर, है ना। तो उस डर को जरा मैं दूर करता हूं, बात करता हूं, हम जरा तोड़ते हैं चीजों को। क्या इवैल्यूएशन स्कीम होने वाली है, बात करेंगे। 15 मार्क्स, मतलब अगर आप टर्म 1 टर्म 2 को मिलाओगे तो 70 मार्क्स वो, टर्म 1 टर्म 2 के प्रैक्टिकल को मिलाओगे तो 30 मार्क्स वो, 100 नंबर यहां पर आपके एकदम बढ़िया आपकी जेब में आकर गिर जाएंगे। अब क्योंकि बेसिकली मैं टर्म 2 की बात कर रहा हूं, तो टर्म 2 में आपके 35 नंबर चले गए थ्योरी में, सब्जेक्टिव में, बचे क्या 15 नंबर। तो ये 15 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, आपको ना एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दे दी जाएगी, दी गई है सिलेबस में। अरे भाई, एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दी गई है सिलेबस में, आपके स्कूल में बता दिया जाएगा। बहुत आसान है, वही तो मैं बोल रहा हूं, आपके स्कूल में बहुत प्यार से दे दिया जाएगा स्टार बनाकर कि सुनो, ये प्रैक्टिकल अपने फाइल में लिख लो, ये प्रैक्टिकल अपने फाइल में लिख लो। तो आपको क्या करना है, हो सकता है 4 एक्सपेरिमेंट आपको दे दे कि 4 एक्सपेरिमेंट आप लिख लो अपने फाइल में। आपने उसको अपनी फाइल में लिख लिया, उसमें से कोई 2 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करवाए जाएंगे, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट के 4 नंबर होंगे, तो 2 एक्सपेरिमेंट कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। अरे हाँ कि ना, आपको 4 एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा कि भैया अपनी फाइल में लिख लो, उसमें से कोई 2 एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे लैब में, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट का 4 नंबर है, दूसरे एक्सपेरिमेंट का 4 नंबर है। ठीक है, ओके, 8 नंबर ये हो गए। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, आपकी फाइल देखी जाएगी, आपकी फाइल देखी जाएगी कि कितनी नीट एंड क्लीन फाइल है, उसमें पूरे 4 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्टिविटीज है कि नहीं। ये 3 एक्टिविटीज वही प्रोजेक्ट है भाई, और ये जो एक्टिविटीज है इतनी आसान है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, एक बार सिलेबस देखना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें आपका जो फैकल्टी है, आपका जो टीचर है, वही आपको बताएगा कि भैया क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज है ना, डायोड दिखाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज में आपकी फैकल्टी आपको खुद दिखाएगी। तो हो सकता है कि भाई इससे क्वेश्चन बन जाए वाइवा में,
वाइवा में एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछ रही है, भैया आपको ये चीज दिखाई थी आपके फैकल्टी ने, ये कौन सा डायोड है बताओ, ये चीज दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत आसानी से आपको ये बन जाएगा। बस अपने कान खुले रखना है, आंख खुली रखना है और देखना है कि एक्टिविटीज में हमको क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल आप 7 चीजें लिखनी है आपको, 6-7 दिन बच्चे। अगर आपने अभी फाइल नहीं बनाई, कई बच्चे होते हैं बहुत स्मार्ट बनते हैं, फाइल नहीं बनाऊंगा, चोरी कर लूंगा। मेरा एक दोस्त था उसने मेरा दोस्त था, है ना, शशांक नाम है उसका, एक और दोस्त था अनिल नाम है उसका, है ना। उसने क्या किया, अनिल ने, शशांक पढ़ने लिखने वाला था, उसने अपनी पहली फाइल सबमिट कर दी, है ना। अनिल ने क्या किया, वही फाइल निकाल ली और अनिल का रोल नंबर पहले था, तो उसने बोला कि भाई मेरा नंबर पहले आएगा, तो उसने वही फाइल निकाली, कवर बदला, नाम लिखा अपना और वही वाली फाइल सबमिट कर दी शशांक की जगह। अब लेकिन यहां पर क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है भाई तेज होता है वो, तो उसने लास्ट में फाइल काउंट करी, फाइल जितनी भी काउंट करी वो कम निकल गई, इंसान जितने लोग थे उससे कम निकल गई, पकड़ा गया भाई इंसान कि किसकी राइटिंग भी पहचान जाते ना लोग, कि किसकी राइटिंग है ना। तो यहां पर लोग फंस जाते। तो ये स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, थोड़ा सा पढ़ लोगे ज्यादा काम बन जाएगा। आई बात समझ में। तो 4 प्रैक्टिकल और 3 एक्टिविटीज लिखनी है, 7 एक्टिविटीज लिखनी है। अगर एक दिन में एक भी लिखोगे तो पूरा काम आपका बन जाएगा। बाकी पिंकी विंकी तो है ही ना तुम्हारी यार, नहीं है क्या, है, सबकी पिंकियां होती है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की पिंकी नहीं हो, हर पिंकी का बिल्लू होता है, हर बिल्लू की पिंकी होती है। तो यार आप उनसे लिखवा लो। सर यार कैसा बोल रहे हो आप यार सर, अरे तो सच बात है ना। अगर आपने मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल जरूरी है, बनी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं बनाऊंगा, बहुत बुरा फंसोगे, मैं बता रहा हूं, इतना खराब इंप्रेशन जाएगा। इसके मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ये 2 नंबर, साथ ही साथ वाइवा के भी नंबर कट जाएंगे, क्योंकि तुमने यहां जो स्मार्टनेस दिखाई ना, वो स्मार्टनेस का असर वाइवा के नंबर पर भी पड़ने वाला है। तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई कि 4 में से कोई 2 प्रैक्टिकल आने बहुत आसान है। सिर्फ उन 2 प्रैक्टिकल के अगर प्रिंसिपल याद कर लोगे ना, तो भी काम बन जाएगा, मेरी बात समझना। और भी चीजें आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो ये बात समझ गए हम कि हमको 2 प्रैक्टिकल तोड़ू करना है एकदम, ठीक है ना। चलो उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है ये बहुत धांसू होना चाहिए, नीट एंड। अच्छा एक चीज होती है इंडेक्स, अगर आपने देखा हो तो जब आप अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, तो जैसे प्रैक्टिकल फाइल खोलते हो तो पहला पेज आता है इंडेक्स, पहले तो नाम का आता है, उसके पीछे इंडेक्स होता है। फ्रंट पेज पे नाम लिखते हो, उसके पीछे क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आप बताते हो कि कौन से पेज नंबर पर आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है ना, क्या नाम है उसका रिमार्क क्या होना चाहिए, डेट क्या है, सब कुछ आप वहां पर लिखते हो। वो इंडेक्स बहुत जरूरी है लिखना, बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं लिखते, कई लोग आधे ही लिखते हैं, बोलते हैं कि भाई इंडेक्स भर गया था, तो दूसरा ले लो ना, 1 रुपए का तो इंडेक्स का पेपर आता है, वो एक और पेपर लगा लो। कई लोग नहीं लेते तो अपने हाथ से इंडेक्स बना लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी मेहनत का काम है, लेकिन करो। इंडेक्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। फाइल अगर कोई इंसान खोलता है, उसको दिखना चाहिए कि आपने सिस्टमैटिक काम कितना किया है। हो सकता है कि पहले पेज से ही आपका एग्जामिनर खुश हो जाए, बोले अरे यार ये इंसान तो बढ़िया लग रहा है, अंदर फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, इसने नीट एंड क्लीन काम ही किया होगा। आई बात समझ में। तो मैं बोल रहा हूं इंडेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडेक्स में आपके सारे प्रैक्टिकल्स लिखे होने चाहिए, सारी एक्टिविटीज लिखी होनी चाहिए, कुछ भी छूटा नहीं होना चाहिए। अगर ये लिख दिया आपने, 2 मार्क्स आपके पक्के, 8 मार्क्स ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल करके कमा लिए। अच्छा अब आती है वाइवा वाली बात। अगर आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खराब हुआ, वाइवा खराब हो जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खराब हुआ, वाइवा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे इसका असर पड़ जाएगा। जो वाइवा लेने वाला है वो समझ जाएगा कि भाई इसने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, मतलब ये कुछ बता भी नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सही नहीं है, तो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट ही आपसे पूछने लग जाए कि भैया ये रीडिंग कैसे निकाली, चलो निकाल के बताओ। ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ हुई है, मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए, है ना। क्या करते हैं, पर्ची बनाकर ले आते हैं, रीडिंग लिखाते हैं, फाइल बनाई नहीं है, वाइवा में बैठे वाइवा बन नहीं रहा बोलते। तो जो एग्जामिनर होता है वो सोचता है कि यार चलो इसकी फाइल तो अच्छी दिख रही है, रीडिंग तो सही दिख रही है, वाइवा में बोल क्यों नहीं पा रहा। तो उससे पूछ लेता है कि बेटा ये जो रीडिंग तुमने निकाल कर बताई है, अभी तुमने जो प्रैक्टिकल निकाल कर बताई, एक बार मेरे सामने जरा जाकर निकाल कर बताओ। बस वहीं पर इंसान फेल, वही बच्चा फेल, कोई रीडिंग निकल कर नहीं आती। तो एक चीज, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अगर सही नहीं है, आप वाइवा में नहीं बोल पा रहे, तो ये तीनों मार्क्स पे आपके असर पड़ने लग जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ दो प्रैक्टिकल याद करना है आपको, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर लिया, मजा आ जाएगा, बस चांदी ही चांदी। उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बढ़िया कर लिया तो ये दोनों चीजें बढ़िया हो गई, 8 और 2 10 मार्क्स हो गए। अब वाइवा में कैसे खेलना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो वाइवा में जब आपसे चीजें पूछी जाएगी,
तो वो डिपेंड करती है किस पे, क्या क्या सिलेबस होता है वाइवा का। वाइवा का सिलेबस होता है एक तो थ्योरी सिलेबस, थ्योरी सिलेबस फॉर टर्म 2, थ्योरी सिलेबस फॉर टर्म 2, थ्योरी सिलेबस फॉर टर्म 2 एंड प्रैक्टिकल सिलेबस फॉर टर्म 2, प्रैक्टिकल सिलेबस फॉर टर्म 2। जब वाइवा आप देने बैठोगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा जो इन एक्सपेरिमेंट में आपने किया होगा। हो सकता है कि इन एक्सपेरिमेंट में जो पूछा जाए उतने अच्छे से आप ना बता पाओ, हो सकता है बता भी दो, हो सकता है नहीं बता पाओ। तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है, वाइवा लेने वाले को ऐसा लगता है कि टर्म 2 आने वाला है, तो हो सकता है टर्म 2 के थ्योरी की तैयारी ये कर रहा होगा, इसकी थ्योरी अच्छी होगी, तो आपसे वो थ्योरी जो सिलेबस होता है ना उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। पता चला कोई प्रिज्म का प्रैक्टिकल था, तो प्रिज्म का प्रैक्टिकल आपको बताते नहीं बना ढंग से वाइवा में, तो वो प्रिज्म के क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, है ना, सिंपल से क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, डिस्पर्जन पूछने लग जाएगा, क्या होगा लेंस के बारे में पूछने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें आपसे वो थ्योरी पार्ट में घुस जाएगा और आपसे पूछने लग जाएगा। फिर भी आपसे मान लो नहीं बन रहा, फिर भी आपसे मान लो नहीं बन रहा, तो आप इतना बोल सकते हो कि सर मैंने ये चैप्टर अभी टर्म 2 के लिए अच्छे से पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर देखो, कहीं उठ के नहीं आ रहा, इधर ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इन सारी चीजों के बाद भी आपको प्रैक्टिकल बताते भी नहीं बन रहा, आपको कोई क्वेश्चन उसने थ्योरी सिलेबस से पूछ लिया वो भी नहीं बन रहा, तो आप पोलाइटली उससे बोल सकते हो कि सर मैंने टर्म 2 की इस चैप्टर की तैयारी पूरी कर ली है। कोई भी एक चैप्टर एकदम धांसू तरीके से पढ़ लो और उसको बोलो कि सर मैंने टर्म 2 के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर की धांसू तैयारी कर ली है। जैसे ही आप उसको पोलाइटली ये बात बोलोगे वो उससे क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे, बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, बच्चा सच्चा है, सही बोल रहा है, तो वो उस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए। लेकिन फिर वहां पर मत फैल जाना, वहां रायता मत फैला देना कि यार इससे भी नहीं बन रहा, तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा, नंबर काटेगा, फिर लो 5 मार्क्स। आई मेरी बात समझ में? हाँ ठीक है, तो मैंने आपको इतने सारे तरीके समझ में आया। एक और तरीका बताता हूं कि अगर ये सारी चीजें भी काम नहीं करती तो फिर काम करती है आपकी पकड़ किसके साथ, आपके इंटरनल फैकल्टीज के साथ। कैसी इमेज है, कैसी बातचीत है, क्या बात कर रहे हो, कभी मिलते थे कि नहीं मिलते थे, शक्ल दिखाई कि नहीं दिखाई, नाम जानते हो कि नहीं जानते, कौन सा चैप्टर पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो फैकल्टी पता है कि नहीं पता। ये सारी सांठ गांठ होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपकी अपने इंटरनल के साथ पूरी सांठ गांठ होनी चाहिए, तो ही प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके चमक सकते हैं सितारे। आई मेरी बात? आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी थी, आप मानोगे नहीं, मुझसे थोड़ा खफा रहती थी क्योंकि मैं मस्ती करता रहता था। आप मानोगे नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले डेयरी मिल्क खिलाई है मैंने मैडम को, डेयरी मिल्क खिलाई, कुर्सी उठा के लाता था, मैडम बैठी ना, मैडम बैठी, मैम आप खड़े मत रहिए, अच्छी नहीं लग रही है, बैठी ना मैडम, कुछ खाएंगे मैडम, पानी पीना है मैडम, मैम क्या कर दूं आपके, मैम बैग आपका ले आऊं मैम स्टाफ रूम से। ये सारी चीजें मैंने की है। क्यों? क्योंकि आपको उनकी नजर में आना पड़ता है कि हाँ भाई बच्चा स्कूल आ रहा है, बच्चा प्रैक्टिकल करना चाह रहा है। अपरेटस के नाम नहीं पता होते लोगों को भाई, प्रैक्टिकल करने लैब में चले गए लेकिन पता नहीं है इस अपरेटस को बोलते क्या है। अपरेटस को पता है कैसे टाइट्रेशन किया करते थे जब हमारे टाइम में, तो टाइट्रेशन में होता है ना नली, उसको टोटी के नाम से याद किया था मेरे दोस्त ने। किसके नाम से? टोटी के नाम से। और जब अपरेटस का नाम पूछ लिया गया वाइवा में तो उसको टोटी याद आ रहा है, नाम नहीं बता पा रहा वो अपरेटस। तो कम से कम अपरेटस का नाम याद कर लो। अपरेटस का नाम लड़कियों के नाम से याद किया कि भैया वहां पे सुनीता खड़ी है, सुनीता टाइट्रेशन कर रही है, तो इस अपरेटस का नाम मैं सुनीता रख देता हूं, है। बस टेस्ट ट्यूब का नाम ही टेस्ट ट्यूब नहीं बोल पा रहे, उसको टोटी बोल रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं करना है। अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम में ध्यान दो। जो आपका फैकल्टी है रिस्पेक्टेड, उसके साथ अपनी साठ गांठ बनाओ, उसको बताओ कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो, तुमको अपरेटस के नाम याद है। उससे जबरदस्ती डाउट पूछो यार, फैकल्टी से पूछो, सर इसको क्या बोलते हैं अपरेटस को, सर इसको क्या बोलते हैं, सर ये क्या है सर। भले ही पूछने का मन ना हो लेकिन पूछो। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में काम आएगी। शक्ल दिखेगी तुम्हारी, उसको याद आएगा कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। मैं तो सही में डेयरी मिल्क खिलाई थी, मेरे को तो पुराने दिन याद आ गए अपने, कसम से। और डेयरी में होता है, मैम ने ली थी और उसे फेंक दी थी। गुस्से वाली मैडम थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैम गुस्सा मत कीजिए, है मुझसे गुस्सा करके जाएंगी कहाँ। आइए, तो ये हो गया आपके 15 मार्क्स की बात। अब देखो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं भाई। या आप देखो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 3 टाइप की कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी होती है जो सबसे आगे बैठी हुई है, देख रहे हो आप, बढ़िया नोट्स बना रही है, फोटो खींच रही है, स्क्रीनशॉट ले रही है। तो इन बच्चों के मार्क्स नहीं कट सकते, इन बच्चों के मार्क्स नहीं कटेंगे। पूछो क्यों?
क्योंकि इनकी क्लास टीचर से भी बन रही है, इनकी प्रिंसिपल से भी बन रही है, क्योंकि ये बार बार प्रिंसिपल ऑफिस जाते रहते हैं, भैया इनके मार्क्स अच्छे आते रहते हैं, तो प्रिंसिपल चाहकर भी इनके मार्क्स नहीं काट सकता, रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। तो ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा जी हजूरी करते रहते हैं, मैडम के पीछे पीछे घूमना होते हैं ना, आगे फ्रंट बेंचर जो होते हैं पीछे पीछे घूमना, हाँ 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 में हाँ मिलाना, ना में ना बोलना, होते हैं ना, वो वही वाले बच्चे हैं, इनके मार्क्स नहीं कट सकते। फिर होते हैं ये मिड बेंचर्स, बीच वाले, जो पढ़ भी लेते हैं, जो थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, है ना, तो इनके एवरेज मार्क्स आते हैं, ये खुश रहते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा किनको फंसती है? दिक्कत फंसती है इन बैक बेंचर्स को। किसको फंसती है भाई दिक्कत फंसती है जो पीछे बैक बेंचर्स बैठे हैं, इनकी दिक्कत फंसती है, क्योंकि ये स्कूल आ रहे हैं तो आ रहे हैं, बंक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि फैकल्टी कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। इनका ध्यान है कि भैया आज रूही आई कि नहीं आई है, यार रूही की बहुत याद आती है, वो क्लास क्यों नहीं आती है, मेरे बाल बढ़ गए, सही बाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, डार्क सर्कल्स तो नहीं हो गए कहीं, है ना, फुटबॉल का मैच चल रहा है, चले क्या बंक करके, अरे वो पिक्चर लगी है वहां घूम ले क्या चल के, यही चलता रहता है इनका, ठीक है ना। लेकिन भैया मार्क्स तो सबको चाहिए ना, मार्क्स इनको भी चाहिए, ये तो चलो पढ़ के एक बार ले भी आएंगे, है ना, जो कम होगा प्रैक्टिकल में वो पढ़कर ये ले आएंगे, है ना। बीच वाले तो वैसे भी एवरेज है हर चीज में, वो कर ही लेंगे जैसे तैसे। लेकिन ये जो फ्री के 30 नंबर थे, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है ना, मतलब बैक बेंचर्स के लिए ना, जिनको खींचना है मार्क्स, भाई फ्री के मार्क्स कैसे जाने दोगे? आई बात समझ में? और मिलते हैं, सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, बिना मेहनत के क्या मिलेगा यार। ऐसा हो नहीं सकता कि बस बैठे रहो तो आपको फालतू के मार्क्स ऐसे ही कोई झोली में डाल के चले जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, है ना। ये वो बच्चे हैं, पीछे वही बता रहा हूं, जो ये वही सीता गीता है जो रमेश के लिए आ रही है स्कूल, और ये वही रमेश है जो सीता गीता के लिए आ रहे हैं स्कूल। इनको बाकी कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी टीचर, कोई भी एग्जाम, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको लेना देना करना पड़ेगा जब जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आने लग जाएंगी, इनको शक्ल दिखानी पड़ेगी, इनको फैकल्टीज को बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूं और मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तब जाकर इनको मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए कि किस कैटेगरी के बच्चे को कहां कहां मेहनत करनी है। और ये 30 मार्क्स है, सबको मिलेंगे, सबको खींचना है। 30 नंबर है, सबको मिलेंगे, सब डिजर्व करते हैं, सब खींचेंगे इस मार्क्स को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मार्क्स डिपेंड्स अपॉन, अब आपको जो नंबर मिलने हैं वो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेक्चर क्या है भाई? इमेज। बहुत बहुत प्यारी बात, और ये सच्चाई है। ये क्या है भाई? सच्चाई है। इस सच्चाई को आप कभी भी नहीं बदल सकते। और देखो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए कि फैकल्टीज या टीचर कभी भी किसी बच्चे से अपना बदला निकालेगा, लेकिन बदले वाली बात नहीं होती। ये एक सबक होता है एक बच्चे के लिए कि यार तुमने बहुत परेशान किया साल भर, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, हम जो बोलते थे तुमने वो नहीं किया, तो इसके लिए तुमको एक सबक सिखाया जाएगा। तो आपकी इमेज जैसी होगी ना टीचर के सामने, मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे। हो सकता है कि आपने चीजें सही की हो, लेकिन इंटरनल आपके एग्जामिनर को बोल दे जो बाहर से आया कि यार इसके 2 नंबर काट लो, ये थोड़ा सही नहीं है ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो इमेज बन गई है वो बदल नहीं सकती। मैंने आपको बोला ना, आखिरी टाइम में आपको दिखाना है फैकल्टी को कि आप कोशिश कर रहे हो, आप बदल चुके हो, आपने हालात बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं, और अब आप मेहनत कर रहे हो। आप अपरेटस का नाम पूछो बार बार, आप प्रैक्टिकल पूछो कौन कौन से कर सकते हैं, आप पूछो कि सर इसे कैसे करेंगे, सर ये फॉर्मूला कैसे आया है, सर ये क्यों हुआ, सर वो क्यों हुआ। थोड़ा 5-7 क्वेश्चन डालोगे ना अपनी तरफ से, तो फैकल्टीज के दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता चला कि भाई रोज आप आ रहे हो, लेट आ रहे हो क्लास में, रोज मस्ती कर रहे हो, रोज पीछे से कुछ आवाजें निकाल रहे हो ना, आपके फैकल्टी आपको रोज हाथ खड़ा करके पनिशमेंट दे रही है कि लो भैया। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे स्कूल के सामने से सुबह 9:30 बजे एक ट्रेन निकलती थी, है ना, और वो 9:30 बजे की ट्रेन मैं रोज देखता था बाहर खड़े होकर क्लास के, क्योंकि मुझे बाहर भगा देती थी मेरी फैकल्टी। मैं इतनी मस्ती करता था, है ना, मैं बाहर खड़ा रहता था और ट्रेन देखता रहता था। तो मुझे लगता था कि यार ये ट्रेन रोज मेरे सामने से निकल रही है। जिस दिन मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालते थे उस दिन मैं बहुत मिस करता था ट्रेन को, कि यार ट्रेन आज चली गई और मैं उसे देख नहीं पाया ट्रेन को, है ना। तो रोज मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि भाई प्रैक्टिकल आने वाले हैं, मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया कि वो 30 नंबर ना बेटा यूँ मिलते हैं, बस इमेज सही कर लो। बस फिर मैंने अच्छे से पढ़ना चालू किया, 2-4 क्वेश्चन क्लास में पूछना चालू किया, होमवर्क करके ले आने लगा, तो मेरी इमेज क्या हो गई? सुधर गई। जैसे ही मैं 1 हफ्ते बाहर नहीं गया क्लास के, टीचर को लगा कि यार वाह यार सत्यम, तुम तो एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चे हो गए हो, मेरी इमेज सुधर गई, मार्क्स अच्छे मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ये इमेज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रेजेंटेशन। अब सेल्फ प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म होती है आपके स्कूल में,
क्या होती है, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, आपके हाथ में नाखून होते हैं, सर पे बाल होते हैं, है ना। तो भैया पता चला कि बाल ही नहीं कटवा रहे, नहा ही नहीं रहे, नाखून ही नहीं काट रहे, शर्ट बाहर है यूनिफॉर्म के, है ना, आधी शर्ट अंदर है आधी बाहर है, टाई माथे पर लगाई हुई है, टाई ऐसे लटकी हुई है, उल्टी टाई है ही नहीं, पता चला 6 बटन ऊपर की खुली हुई है, पूरी छाती दिख रही है। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे मार्क्स कट जाएंगे। क्यों नहीं कटेंगे? अच्छा आप खुद बताओ, अगर आप खुद एक एग्जामिनर होते और आपके सामने एक बच्चा ऐसे आता, आप उसको नंबर देते? नहीं देते। तो जब आप खुद वो चीज नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आपको वो चीज करे? नहीं, जूतों में पॉलिश होनी चाहिए, व्हाइट शूज है तो व्हाइट शूज एकदम साफ होने चाहिए। सेम चीज मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। लड़कियां तो वैसे कम ऐसा होती हैं कि यूनिफॉर्म अच्छे से ना पहने या चीजें खराब तरीके से अपने वो अच्छे से मेंटेन रहती है। लड़के बहुत ज्यादा पता चला ठंड का एग्जाम है तो जा ही नहीं रहे, नहा ही नहीं रहे, ना डीओ लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, बस पहुंच जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में? सेल्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके 15 नंबर पर पड़ने वाला है। मेरी बात समझो, 5 नंबर पे तो पड़ेगा, वाइवा पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपने अपने पर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल्स। वही चीज, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर रहे हो? पता चला कि वही चिट रख के जा रहे हैं, है ना, और प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, बस चिट में जो लिखा है वही चीज लिखते जा रहे हैं। पता चला आपको ऑब्जेक्टिव कोई और मिला है, कोई और प्रिंसिपल करने को मिला है, चिट आप किसी और चीज के लिए आए थे और आप उसी चीज का प्रैक्टिकल लिख कर आ गए, तो गलत हो गया ना। क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी प्रैक्टिकल में? तो आपको और सबसे अच्छी बात बताऊं प्रैक्टिकल की आपको, कि प्रैक्टिकल में कभी भी आपको सही रीडिंग लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है भाई। हो सकता है कि आपकी रीडिंग कुछ और है, आपके दोस्त की रीडिंग कुछ और है, और काफी अंतर भी हो सकता है रीडिंग में। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में अंतर ना हो सकता है आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो उसमें एरर थोड़ी ज्यादा आ गई हो, आपके दोस्त ने किया उसमें एरर थोड़ी कम हो, लेकिन प्रैक्टिकल तो परफॉर्म किया ना। तो प्रैक्टिकल की रीडिंग मैटर नहीं करती है, मेरी बात समझो, इसलिए नकल मत करना। कई लोग सोचते हैं कि चिट रख के ले जाऊंगा तो जो रीडिंग मेरे पास है फाइल में है वही रीडिंग यहां छाप दूंगा, तुरंत फंस जाओगे, तुरंत फंस जाओगे। जो एग्जामिनर है भाई वो लाखों बच्चों का, हजारों बच्चों का ले चुका है ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाइवा, उसे पता है कि सब यही गलती करते हैं। तुम मत करना, नहीं तो 30 नंबर जो हाथ में रखे हुए थे और चले जाएंगे वो हाथ से। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट इज वाइवा। वाइवा का आपको खास ध्यान रखना है। वाइवा के लिए मैं सही बताऊं, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इमेज। उसके बाद है आपकी क्या? परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल्स, या फिर मैं बोलूं आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो फाइल वर्क है बोलूंगा मैं, तो जो फाइल वर्क है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। फाइल वर्क जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। फाइल वर्क बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। वाइवा आपका एकदम सुधर जाएगा। ठीक, टर्म 2 सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको बोला ना प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं भी बनता है तो आप टर्म 2 सिलेबस को याद करके जाओगे। सिलेबस मतलब पढ़ के जाओगे, कोई भी एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना और फैकल्टी को बोलना कि भाई मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, इमेज आपको ध्यान रखना है, फाइल वर्क आपको बहुत अच्छा करना है, परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन, ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, सेल्फ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और तब जाकर आपका वाइवा क्या चला जाएगा, एकदम बढ़िया चला जाएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जो वाइवा में जाकर क्या करते हैं, बहस करते हैं। इस पर भी मैं आऊंगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये सबको बता दिया मैंने, सबको पता भी होता है क्या नहीं करना है। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं है, घर का दामाद बनाकर रखना है एग्जामिनर को, समझ रहे हो? नहीं, घर के जो दामाद होते हैं ना, जीजा जी होते हैं कि भैया जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। और एक सबसे अच्छी बात, सॉरी बोलना सीख लो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा और वो आपको नहीं बन रहा है, बच्चे पता है क्या करते हैं, सर ये अभी 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 सर यहां तक आ गया है जवाब, सर अभी पढ़ा था, अभी अभी सर क्लास के अंदर आते आते तक याद था, सर भूल गया, सर झूठ नहीं बोल रहा, सर मेरा नाम सत्यम है, सर मैं झूठ नहीं बोलता, सर। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये नहीं करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सीधे बोलो ना, आई एम सॉरी सर मुझे ये चीज नहीं आती है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जामिनर खुश होगा, मेरी बात मानो, बहुत खुश होगा एग्जामिनर। तो मैं ये बोलूंगा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इट्स अ बिग नो नो, इट्स अ बिग नो नो। अगर मान लो गलती से एग्जामिनर का मूड खराब हुआ और तुमने उससे आर्ग्यूमेंट कर लेकर, कई लड़के होते हैं कि लड़कियों के सामने स्मार्ट बनने के लिए, पिंकी के सामने हीरो बनने के लिए लड़ जाते हैं। अरे हो गया, एग्जामिनर होंगे, अपने घर में होंगे, हम भी तो स्टूडेंट हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, हैं बताइए आप लोग, ऐसा नहीं करना है।
आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होगी, सॉरी होगा। अगर आपने कोई जवाब दिया और मान लो कि एग्जामिनर बोले कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आंसर सही नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर मुझे शायद मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल पोलाइटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, चीटिंग नहीं करना भैया। अगर चीटिंग करते पकड़ा गए, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम में, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, चीटिंग में बहुत मेहनत लगती है। चीटिंग में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत टाइम लगता है, दिमाग का क्या बोल सकते हैं उसको, दही हो जाता है। इससे बेटर है कि वो 2 प्रैक्टिकल आप पढ़ लो यार। मैं तो बोलूंगा 4 प्रैक्टिकल पढ़ लो, कोई भी 2 फंसे कुछ भी नहीं जाना यार। 2 प्रैक्टिकल पढ़ना मतलब 2 घंटे का, बस कुछ भी नहीं। 2 घंटे अपने आप को दो, 2 प्रैक्टिकल तैयार, जाओ फटाफट आंसर दो, लिखो उस प्रैक्टिकल को, रीडिंग लिखो, आंसर एकदम फटाफट आपकी आंखों के सामने। क्लियर? पक्का 100%। आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, कोई फर्रा नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। एपरेटस का नाम जरूर याद कर लेना। अच्छा, जो आप फाइल बनाते हो, जो आप फाइल बनाओगे, फाइल में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव, फाइल में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव, फिर एपरेटस रिक्वायर्ड अगर है तो एपरेटस रिक्वायर्ड लिखेंगे हम, एपरेटस रिक्वायर्ड है तो एपरेटस रिक्वायर्ड लिखेंगे, है ना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड है तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, ठीक है ना, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखेंगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखेंगे। नहीं तो फिर उसके बाद तीसरी चीज आप लिखोगे फॉर्मूला यूज्ड। आप किस फॉर्मूले से अपना गणित लगा रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, रीडिंग निकाल रहे हो, वो फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है ना। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगी भाई, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना, रीडिंग वीडिंग जो आप लिखोगे सारी की सारी। फिर उसके बाद इन्फेरेंस, फिर उसके बाद कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया आपने। ये सारे के सारे पॉइंट देखो, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रैक्टिकल जब आप लिखोगे, आपको जो सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगी, उसमें सारे पॉइंट्स लिखकर जरूर रखना। इसमें छोटी 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 चीजें लिख देना, बस, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जर्वेशन टेबल जो होती है, जहां पर आपकी रीडिंग्स आती है, ये रीडिंग कॉपी मत करना आपके फाइल से, तुरंत पकड़े जाओगे। कई लोग शाणे बनते हैं कि नहीं 1.2 रीडिंग है तो 1.3 कर देंगे, उसको समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। जब आपका प्रैक्टिकल आपके साथ आपका फैकल्टी कराता है तो रीडिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब वही प्रैक्टिकल आप खुद करते हो तो रीडिंग ऊपर नीचे चली जाती है। गलत भी आएगी रीडिंग तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। नाम ही प्रैक्टिकल है यार, थ्योरी होता तो फिर आंसर एक जैसा आना चाहिए ना सबका। प्रैक्टिकल है, सबके प्रैक्टिकल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, सबके लिए एनवायरमेंट कंडीशन अलग है, एरर अलग अलग हो सकती है, तो डरने की बात नहीं, ठीक है ना। फाइल में ये सारा कंटेंट आपका होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैं चीजें आपको बता चुका हूं। बस अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, आपको चाहे वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायो का हो, किसी भी चीज का हो, मैं तो ये बोलूंगा चाहे 10th क्लास का क्यों ना हो, क्योंकि मैं आपको 11th 12th पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको रिलेट करवाया 11th 12th से। लेकिन ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ये जेनेरिक है, ये जनरलाइज्ड है, सबको यही करना है जो मैंने आपको बताया। आई बात समझ में? हाँ सर। तो यही थी वो ट्रिक्स, यही वो चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, किसमें, आपके टर्म 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर होता था जब प्रैक्टिकल एग्जाम आते थे, क्योंकि हमको पता नहीं होता था चीजें क्या होंगी। हमको सिर्फ इतना पता होता था कि भाई ये नकल कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर लोगे तो वैसा हो जाएगा। तो हम कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाए कि अच्छे से या थोड़ी सी मेहनत करके कैसे पूरे मार्क्स लाया जाए। हमारे साथ वाले नकल भी करते थे, मार्क्स भी नहीं आते थे, मेहनत भी पूरी करते थे, दिमाग भी पूरा लगाते थे, टाइम भी पूरा घुसा देते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। और वहीं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आप कर लो, है ना, आप पकड़ लो ट्रिक को कि यार ऐसे ही अगर हम चलेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम एकदम धांसू जाएगा, तो बस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सोकर उठो, प्रैक्टिकल देने चले जाओ। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें थी। प्लीज इस वीडियो को आप जितने भी आपके दोस्त हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, सबको शेयर करिए, सबको शेयर करिए और बताइए कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई नकल वकल हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे और फोड़ कराएंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। चाहे आपकी बबलू दोस्त हो आपका, चाहे आपकी पिंकी दोस्त हो, कोई भी हो, सब तक ये वीडियो क्या करिए, आप शेयर करिए और बताइए उनको कि डरने की कोई भी बात नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम से। चलिए भाई, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी आ चुका है यूट्यूब चैनल पर। उसे आप कैसे ढूंढ सकते हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाए। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया हो।
कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा प्यार मिले ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आने के लिए। और वो मोटिवेशन आप हमें कैसे दे सकते हैं, वो प्यार आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ के ग्रुप में कि भाई एक ऐसा चैनल है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में यूज़ करोगे। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नए लेक्चर में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।